हिमाचल गुजरात में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर सभी दल सतर्क हैं। फिर चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, सभी दल जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक ऐसा अनोखा राजनेता है जो भावनाओं में आकर बोला तो कुछ और ही देता, लेकिन जब धरातल पर बात की जाए तो वहां तो वो शून्य नजर आते हैं। और वो हैं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। साहब, आप वादा तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद दिखाई नहीं देते। ऐसा कैसे चलेगा जी? लेकिन इन्हीं सब के बीच बिहार से जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया। देश में चुनाव हो और बिहार अपनी उपस्थिति दर्ज न कराए, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां एक तरफ केजरीवाल रेवड़ी बांटने से नहीं थक रहे, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे दल के नेता उन्हें लपेटने में पीछे नहीं है। आपको बता दें, पप्पू यादव अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार पप्पू यादव के निशाने पर अरविंद केजरीवाल आ गए। पप्पू यादव ने दावा करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास करोड़ों रुपए कहां से आता है। अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 करोड़ रुपए का काम करते हैं, लेकिन 400 करोड़ का विज्ञापन करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात जाएंगे तो 40 लाख रुपए पंजाब का खर्च करवाएंगे। यादव ने मौजूदा राजनीति को भी लेकर सवाल खड़े किए और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद कैसे बनते हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। दरअसल पप्पू यादव ने केजरीवाल की फ्री रेवड़ी कल्चर की पोल खोल कर रख दी। चुनावी मौसम में केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटते घूमते हैं, लेकिन फ्री की रेवड़ी कल्चर को सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर मुद्दा बता चुका है। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा है कि फ्री रेवड़ी कल्चर ने देश को भारी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। सवाल है कि टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना कहां तक सही है। हालांकि केजरीवाल का तो एक ही फॉर्मूला है, रेवड़ी बांटो और वोट लो। केजरीवाल के इसी फॉर्मूले को पप्पू यादव ने भी एक्सपोज कर दिया। हालांकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में केजरीवाल की रेवड़ी कल्चर से आम आदमी पार्टी को कोई खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं इससे पहले गोवा और उत्तराखंड के चुनाव में भी केजरीवाल की रेवड़ी कल्चर को जनता ने भाव तक नहीं दिया था और इस बार भी वही होता दिख रहा है। बिहार में फिर किसी को मिलने वाली है हार, वो भी चुपके से, क्योंकि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। आपको बता दें, बिहार की सियासत में इन दिनों इस बात की चर्चा काफी जोरों से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। कुछ लोग जहां इन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इन्हें हवा दे रहे हैं। तो अब इस मामले में ताजा प्रतिक्रिया बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग पूरी मजबूती के साथ एक हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को महागठबंधन के सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और वो मोकामा और गोपालगंज की विधानसभा सीटों पर अगले हफ्ते होने जा रहे उपचुनाव को जीतने की उम्मीद कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी गठबंधन सहयोगियों ने तय किया था कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मोकामा हमारी मौजूदा सीट है, जबकि गोपालगंज मेरा पैतृक जिला है। हम दोनों जगहों पर महागठबंधन की जीत का भरोसा दिलाते हैं। आपको बता दें कि मोकामा में उपचुनाव अनंत कुमार सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के कारण कराया जा रहा है। उन्हें अपने आवास से बरामद हथियारों और विस्फोटकों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया है। आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा है और वहीं गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी अपने दिवंगत पति सुभाष सिंह की सीट बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के मोहन गुप्ता की तरफ से चुनौती भी मिल रही है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार ने सांसद हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के पद से इस्तीफा देने के लिए इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वो विकल्प खुला रखना चाहते हैं। जिसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अटकलों को हवा देते हुए कहा था कि वो इस तरह के किसी भी फैसले के लिए कुमार का समर्थन करेंगे यदि ये राज्य के हित में लिया जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी महागठबंधन का हिस्सा है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि तेजस्वी जब नीतीश से जुड़ी अटकलों पर जवाब दे रहे थे तब मांझी संयोग से उनके बगल में ही बैठे थे। तेजस्वी ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि मांझी जी हमारे वरिष्ठ हैं, वो एक अभिभावक की तरह है, हमारा गठबंधन मजबूत है और वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं। इसके जवाब में मांझी ने हाँ में सिर हिलाया।
तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के आरोपों को खारिज किया था। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए हाल ही में कहा था कि नीतीश फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। जेडीयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की इशारा करते हुए किशोर ने कहा था कि नीतीश राज्यसभा में विधेयक पास कराने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाए हुए हैं और बिहार में महागठबंधन बनाकर प्रदेश की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। जवाब में नीतीश ने किशोर के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनके जो मन में आता है बोलते रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जितने कॉन्फिडेंस के साथ नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के चक्कर में वो अपना राजनीतिक करियर खराब कर ले, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये नहीं पता कि जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा राजनीति करके नीतीश कुमार के बाल सफेद हो गए हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि महागठबंधन का खेल और कितने दिन चलता है। देश हो या विदेश हो, चुनाव कहीं भी हो, भारत हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। जैसा कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री वो ब्रिटेन के बने, लेकिन यहाँ कई लोगों को मिर्ची लग गई। ऋषि सुनक के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के बाद से भारत में राजनीति शुरू हो गई। आपको बता दें, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के सुनक को लेकर भारत में अल्पसंख्यकों पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि भारत में अभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ एनआरसी और सीएए जैसे कानून हैं। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक के अगले पीएम बनने पर बोलते हुए कहा था कि यूके ने एक अल्पसंख्यक को अपने पीएम के रूप में स्वीकार कर लिया है, जबकि हम अभी भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों में बंधे हैं। इसके बाद महबूबा मुफ्ती के इस बयान की निंदा करते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उन पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम से पूछा कि क्या वो किसी अल्पसंख्यक को प्रदेश के सीएम के रूप में स्वीकार करेंगी। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि यूके के सीएम के रूप में ऋषि सुनक को चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? गौरतलब है कि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार और भारत को इसे एक सबक के रूप में देखने के लिए कहा है। इसके बाद विपक्ष पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऋषि सुनक के चुनाव के बाद भारत में कई नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ सक्रिय हो गए। उन्हें याद दिला दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति और डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इसके साथ ही आदिवासी समाज की नेता द्रौपदी मुर्मू आज हमारी राष्ट्रपति हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि पहले अमेरिका में कमला हैरिस और ब्रिटेन में ऋषि सुनक, दोनों देशों के लोगों ने अल्पसंख्यकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों के लिए चुना है। मुझे लगता है कि भारत और यहाँ की बहुसंख्यावाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक सीखना चाहिए। जिसके बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमले का जवाब देते हुए एक के बाद एक ट्वीट्स किए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर इस मामले को लेकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ाने का आरोप लगाया। प्रसाद ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय मूल के एक सक्षम नेता यूके के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमें उनकी असाधारण सफलता के लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कई नेता इस अवसर को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव धरती के किसी भी कोने में हो रहा हो, लेकिन वहां कुछ भारत से जुड़ा हुआ मिला तो समझ लीजिए विपक्ष पगला जाता है और उसमें केंद्र सरकार की चाल नजर आने लगती है। तो भैया ये विपक्ष है, धरती पर एलियन आने का आरोप भी बीजेपी पर ही लगा देगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। अभी बाड़ेबंदी दौर खत्म ही हुआ था, लेकिन फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने दांव पेच कसने में लगे हुए हैं कि कुछ भी करके महाराष्ट्र की कुर्सी उन्हें वापस मिल जाए, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की राजनीतिक हवा बदलने में लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों के विवाद में बीजेपी अब अपना हुक्म का इक्का फेंकने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को टक्कर देने के लिए एक नए और मजबूत गठबंधन बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की और इसके बाद राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन और मनसे के बीच संभावित गठजोड़ की अटकलों को बल मिल गया।
इससे पहले सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दादर आवास पर मनसे प्रमुख से मुलाकात की थी। तो वहीं शिंदे कैंप और भाजपा हाल ही में राज ठाकरे के साथ गर्मजोशी से पेश आए थे और लगातार बैठकों ने अटकलें लगाई कि भाजपा और शिंदे उन्हें गठबंधन में शामिल करने को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं। और इसी बीच मनसे और शिंदे खेमे के नेताओं ने कहा कि श्रीकांत शिंदे की राज ठाकरे से मुलाकात दिवाली के दौरान महज एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को यह भी कहा कि फडणवीस के साथ राज ठाकरे के आवास पर उनकी हालिया यात्रा दिवाली के लिए शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने कहा कि हमारे बीच वहां कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। शिंदे साहब तो मजबूत राजनेता मिले और वहां किसी राजनीति रणनीति की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी बीच गठबंधन की अटकलों पर मनसे और बीजेपी नेता इसी तरह के बयान देते रहे हैं। आपको बताते, राज ठाकरे की पार्टी के इकलौते विधायक राजू पाटिल ने कहा कि गठबंधन के आह्वान पर हमारी पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा चर्चा की जाएगी और अगर भविष्य में वो गठबंधन के लिए हाँ करते हैं तो हम तैयार हैं। हमारे यानी कि शिंदे समूह, भाजपा और मनसे के विचार मिलते हैं। तो वहीं भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि गठबंधन में मनसे को शामिल करने का फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों दलों की विचारधारा समान है। इन सब बयानों से तो यही समझ में आता है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, जो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदल कर रख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।